फ्रेंड, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन। साथियों, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री का दोस्तों को खूबसूरत प्रश्न जो कि आपको सीधा सीधा दोस्तों एग्जाम में क्या है पूछा जाएगा या दोस्तों इससे पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों जो भी जीएनएम दोस्तों सेकेंड ईयर में है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए ये है मेंटल साइकेट्री हेल्थ नर्सिंग का। तो साथियों हम यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 से 10 नंबर में पूछा गया है पहले, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और दोस्तों 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आपको 100% आ जाएगा चीज़ें को। तो चलिए करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के हुए शुरू। साथियों इसका जो पीडीएफ लेना चाहते हैं, और दोस्तों इसका ही पीडीएफ नहीं, जितना भी वीडियो आएगा एग्जाम तक सभी का पीडीएफ मिलेगा। बस उसके लिए हम उनको हर एक वीडियो का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। पीडीएफ इसी प्रकार से होगा। साथियों पहला जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा गया है, 5 नंबर में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइकोफार्माकोलॉजी में नर्स की जिम्मेदारियाँ क्या है, रोल क्या है, उसको बताना है। तो साथियों आप लोग जानिए कि हमें सेकेंड ईयर में जो है फार्माकोलॉजी भी पढ़ना है। तो दोस्तों फार्माकोलॉजी होता है औषध विज्ञान। साथियों इसी औषध विज्ञान में और इसी औषधि का जो दोस्तों हो पार्ट हमको पढ़ना है साइकोलॉजी में, जिसको हम लोग साइकोफार्माकोलॉजी कहते हैं, मतलब मानसिक औषध विज्ञान। तो दोस्तों इसी में नर्स का क्या भूमिका है हम लोग आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों लिखेंगे पहला कि निम्नलिखित जिम्मेदारियां है, निम्नलिखित भूमिका है। क्या क्या जिम्मेदारियां, क्या क्या भूमिका है, क्या रोल है, चलिए हम लोग देखते हैं। या इनके महत्व को भी देखेंगे या इनके कार्य भी पूछेगा तो यही आंसर होगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आंसर है नंबर 1 में है, कहता है औषधि प्रारंभ करने से पूर्व रोगी का औषधि इतिहास संग्रहित कर लेना चाहिए। मतलब दोस्तों इसका मतलब हुआ कि जब हम औषधि दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो उसका जो है पेशेंट का औषधि का इतिहास संग्रहित करना चाहिए कि वो किस प्रकार से दवाई उनको सूट करता है, किस प्रकार का दवाई उनको सूट नहीं करता है। दूसरा है रोगी को औषधि से संबंधित जानकारी प्रदान कर गलत धारणाओं से दूर करना चाहिए। मतलब दोस्तों अगर किन्हीं व्यक्ति किन्हीं रोगी के मन में ये चीज़ें हैं कि दवाई से औषधि से गलत चीज़ होता है, गलत इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे धारणा को औषध विज्ञान के प्रति जागरूकता लाना चाहिए और ऐसे गलत धारणा उनके दूर करना चाहिए। तीसरा है अत्यधिक मात्रा का प्रयोग करने नहीं देना चाहिए। दोस्तों मेडिसिन का, औषधि का अत्यधिक मात्रा जो है नर्स को प्रयोग नहीं करने देना चाहिए रोगी को, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा है औषधि से उत्पन्न प्रभावों व दुष्प्रभावों की जानकारी चिकित्सक को प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों जो अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है औषधि का तो उसे जो है दोस्तों क्या है डॉक्टर को बताना चाहिए, नर्स को ये जिम्मेदारी है। निद्राकार औषधि का उपयोग ड्राइविंग के समय व अल्कोहल के साथ ना करें। दोस्तों आप लोग जानते हैं जो मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं तो दोस्तों वैसे व्यक्ति को क्या होता है नींद का दवाई दिया जाता है। तो जो दोस्तों नींद का दवाई दिया जाएगा तो ये ध्यान रखा जाएगा कि ड्राइविंग के समय या दोस्तों कोई नशीली पदार्थ के साथ इसको नहीं दिया जाना चाहिए निद्रा के दवाई को। छठा है औषधि के बाद चाय, कॉफ़ी या स्टिमुलेटेड का उपयोग ना करें। दोस्तों औषधि लेने के तुरंत बाद जो है ना चाय ले, ना कॉफ़ी ले, ना स्टिमुलेट का उपयोग करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए। सातवां है औषधि देते समय 5R तकनीक का उपयोग रखना चाहिए। दोस्तों 5R का मतलब होता है 5 रूल। औषधि का जो दोस्तों देने का जो 5 रूल है, 5 नियम है, उसका उपयोग ध्यान में रखना चाहिए। वही कहता है। आठवां है औषधि कठोर जो है निगरानी में प्रदान करनी चाहिए। मतलब औषधि देते समय कठोर निगरानी रखना चाहिए कि पेशेंट सही से ले रहा है, नहीं ले रहा है, पेशेंट को क्या दिक्कत हो रहा है औषधि लेने से, तो इन सभी निगरानी में देना चाहिए औषधि को। 9 है दोस्तों चिकित्सक की सलाह के बिना औषधि की मात्रा में परिवर्तन ना करें। दोस्तों अगर डॉक्टर ने कोई मात्रा फिक्स किया है किसी मरीज के लिए दवाई का तो दोस्तों बिना चिकित्सक के सलाह से उस मात्रा में दोस्तों हेर फेर परिवर्तन नहीं करना चाहिए। 10वां है दोस्तों नर्स द्वारा ड्रग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए, इससे कॉन्टैक्ट डर्मेटिस हो सकता है। दोस्तों क्या है नर्स को क्या है ड्रग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, मतलब सीधा संपर्क में नहीं आना चाहिए। इससे जो है दोस्तों डर्मेटिस हो सकता है, मतलब चर्म रोग हो सकता है। 11 है रोगी के निरंतर रक्तचाप की जांच करनी चाहिए। दोस्तों दवाई दे रहे हैं तो आपको रोगी के निरंतर जो है रक्तचाप जांचना चाहिए कि ये दवाई से कहीं रक्तचाप लो या हाई तो ना हो गया है। तो ये जो जिम्मेदारी है ये फार्माकोलॉजी में, साइकोफार्माकोलॉजी में दोस्तों ये जो है वो नर्स का रोल है। तो आपसे पूछेगा कि नर्स का क्या काम है, क्या रोल है, क्या जिम्मेदारी है, क्या महत्व है फार्माकोलॉजी में, तो बस यही आंसर होगा। 11 पॉइंट आप लोग लिख देंगे तो इसका आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
साथियों एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि साइकेट्रिक नर्स की विशेषता बताएं। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो साइकेट्रिक नर्स है, मनो है दोस्तों, उसका विशेषता बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो है दोस्तों निम्नलिखित विशेषता है, उसमें से दोस्तों है क्या कि नर्स का व्यक्तित्व स्थिर होना चाहिए। दोस्तों मतलब नर्स का जो पर्सनालिटी है वो जो है स्टेबल होना चाहिए, भाग दौड़ नहीं होना चाहिए। नर्स को समझदार व सहानुभूति से परिपूर्ण होना चाहिए। दोस्तों नर्स को अंडर स्टेबल और दोस्तों क्या है सिंपैथी पूर्ण कंप्लीट होनी चाहिए। नर्स को मनोरोगी की भावनात्मक ज़रूरतों की पहचान होनी चाहिए। दोस्तों नर्स में ऐसे गुण होना चाहिए, विशेषता होना चाहिए कि वो जो भी मनोरोगी है, मतलब मानसिक रूप से पीड़ित जो रोगी है, उनके भावनाओं को समझने की उनके अंदर ज़रूरत होनी चाहिए। नेक्स्ट है नर्स को मनोरोगी में सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा चिकित्सा संबंधी वातावरण तैयार करने का योग्यता होना चाहिए। दोस्तों जो नर्स को ये विशेषता है, ये नर्स की विशेषता है कि साइकेट्रिक में दोस्तों मनोरोगी जो भी मानसिक रूप से प्रॉब्लम है जिस व्यक्ति में, उसे सुरक्षा की भावना पैदा करना उसके अंदर कि हाँ आप ठीक हैं, आप सुरक्षित हैं, तथा चिकित्सा संबंधी वातावरण तैयार करना मनोरोगी के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट है साइकेट्रिक नर्स को रोगियों के साथ प्रभावशाली उपचारात्मक संबंध बनाने का योग होना चाहिए। दोस्तों जो भी नर्स है उनको चाहिए कि जो भी साइकेट्रिक नर्स है उनको चाहिए कि रोगियों के साथ में इफेक्टिव उपचारात्मक संबंध बनाए, मतलब प्रभावशील बनाए रोगी के साथ में उनके उपचार को। तो ऐसे योग होना चाहिए नर्स को। नेक्स्ट है नर्स को एक अच्छा ऑब्जर्वर एवं आत्मविश्वासी एवं कार्यकुशल होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि साइकेट्री में नर्स का क्या विशेषता या भूमिका है। तो यही भूमिका है दोस्तों कि उनको भावनात्मक मतलब नर्स को चाहिए कि मनोरोगी के भावनाओं को समझे। नर्स जो है दोस्तों उनको समझदार और सहानुभूति होना चाहिए। नर्स को व्यक्तित्व स्थिर होना चाहिए। नर्स को मनोरोगी के अंदर जो है मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना चाहिए। साथ में उन्हें चिकित्सा के लिए वातावरण तैयार करना चाहिए। साथ ही जो साइकेट्रिक नर्स है उनको रोगियों के साथ में प्रभावशाली उपचार बनाने के संबंध बनाना चाहिए। नर्स को अच्छा ऑब्जर्वर और आत्मविश्वासी और कार्यकुशल, मतलब कार्य को अच्छे से करने का कुशल होना चाहिए। तो ये हो गया साइकेट्रिक नर्स की विशेषता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे साथियों। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग को परिभाषित कीजिए एवं साइकेट्रिक नर्स के गुण लिखिए। तो दोस्तों हम लोग गुण तो अभी देख लिए, ऊपर में विशेषता भी देख लिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। आपको लिखना है मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग है क्या, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है क्या, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में भी ये देखे होंगे। और उसके बाद दोस्तों साइकेट्रिक नर्स का गुण लिखना है, ये भी फर्स्ट ईयर में था, यहाँ भी है, बस क्वेश्चन दोस्तों अलग है थोड़ा। यहाँ पे साइकेट्रिक नर्स कर दिया गया है, वहाँ पे सीधे था कि मनोचिकित्सा में नर्स का भूमिका लिखे, गुण लिखे, प्रॉपर्टी लिखे, ये सब था। अब यहाँ पे दोस्तों है, तो चलिए देखते हैं साथियों। पहले देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग होता क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता क्या है, इसको हम लोग को पहले देखना है। तो साथियों हम लोग यहाँ पे देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग मतलब मनोरोग नर्सिंग एक अंतर व्यक्ति प्रक्रिया है। दोस्तों जो मनोरोग नर्सिंग है एक अंतर व्यक्तित प्रक्रिया है, मतलब व्यक्ति के अंदर की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रोफेशनल नर्स व्यक्ति विशेष, परिवार व समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने तथा मानसिक रोगों की रोकथाम में सहायता करती है। दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो है एक अंतर व्यक्ति प्रक्रिया है। मानसिक नर्सिंग इसमें दोस्तों जो होता है, इसमें प्रोफेशनल जो नर्स होती है, मतलब इसमें जो व्यावसायिक, मतलब इसमें जो काम कर रही नर्स होती है, उनको विशेष जो है परिवार, समुदाय या दोस्तों जो भी मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति है नहीं है, उनके जो स्वास्थ्य है उनको उन्नत बनाने के लिए या मानसिक रूप से रोगों को रोकथाम के लिए सहायता करता है मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग में। मनोरोग नर्सिंग जो है दोस्तों नर्सिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानसिक रोगी की जांच, उपचार, बचाव का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आप लोग समझ गए कि मनोरोग नर्सिंग जो है नर्सिंग विज्ञान की वह शाखा है जहां पे मानसिक रोगी की जांच किया जाता है, उसके उपचार और उसके बचाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये लोग आप लोग समझ गए कि मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग है क्या। मतलब सीधा समझिए कि मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्तियों के लिए वो हर एक को व्यवस्था करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग कहलाता है।
अब दोस्तों हम लोग ये जान लिए, तो अब हमको लिखना है कि साइकेट्रिक नर्स के गुण लिखना है। तो इसके दोस्तों निम्नलिखित गुण होने चाहिए साइकेट्रिक नर्स को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या गुण होना चाहिए। तो नर्स को एक व्यक्तित्व स्थिर होना चाहिए, जो कि हम लोग ऊपर देखे हैं। नर्स को समझदार व सहानुभूति परिपूर्ण होना चाहिए, ये भी हम लोग देखे हैं, मतलब सेम वही है। नर्स को मनोरोगी की भावनाओं को, ज़रूरत को पहचानना चाहिए। और उसके बाद है नर्स को मनोरोगी में सुरक्षा की भावना पैदा करना चाहिए तथा चिकित्सा संबंधी वातावरण तैयार करना योग होना चाहिए। साइकेट्रिक नर्स को रोगियों के साथ प्रभावशाली उपचारात्मक संबंध बनाने योग होना चाहिए। और नर्स को अच्छा ऑब्जर्वर, आत्मविश्वासी और कार्यकुशल होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें हैं जो कि एक नर्स में होना चाहिए, जो कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। विशेषता या गुण या जिम्मेदारी वही होता है, जो कि पूछने का तरीका अलग है। कभी गुण पूछ देगा, कभी विशेषता पूछ देगा, कभी कार्य पूछ देगा, कभी जिम्मेदारी पूछ देगा। तो आपको घबराना नहीं है, सबका मतलब एक ही होता है। तो हम लोग ये देख लिए 10 नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित का चिन्ह और दोस्तों लक्षण लिखना है 2-2, और दोस्तों 5 दे देगा और 6 दे देगा, उसमें से 5 का आंसर देना रहेगा और 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो हमारे पास है दोस्तों मूड डिसऑर्डर। दोस्तों एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, मतलब मन का विकार है। एक क्वेश्चन का हमें चिन्ह और लक्षण लिखना है, सिम्टम्स और साइन लिखना है। तो दोस्तों जो मूड डिसऑर्डर होता है, मन का विकार होता है, वो दोस्तों क्या होता है? तो ये आत्महत्या का विचार आना। जब दोस्तों मन आपका विकार, मन में कुछ ऐसे चीज़ें उत्पन्न होगा, मतलब मूड डिसऑर्डर होगा, मन में विकार होगा, तो आपके मन में कैसा विचार उत्पन्न होगा? मूड में जब मन आपका गड़बड़ होगा तो आत्महत्या का विचार आता है। थकान होगा, उदासी लगता है, भूख न लगना या अधिक लगेगा। तो ये सब दोस्तों क्या है? मूड डिसऑर्डर है। उसके बाद है उत्साह की कमी होगा, एकाग्रता में कमी आएगा। तो आप लोग देख लिए दोस्तों, आत्महत्या का विचार आएगा, थकान आएगा, उदासी आएगा, भूख न लगेगा या अधिक लगेगा, उत्साह की कमी होगा और एकाग्रता में कमी आएगा। तो ये सब जो दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स है, ये दोस्तों मूड डिसऑर्डर का है। तो आपसे पूछेगा कि मूड डिसऑर्डर क्या है, तो यहाँ से भी दिमाग लगा के लिख सकते हैं। साइन एंड सिम्टम पूछेगा तो भी ये लिख दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा है जिसका हम लोग को साइन एंड सिम्टम्स लिखना है। दोस्तों यहाँ पे है क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम। दोस्तों क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम का साइन एंड सिम्टम्स लिखना है। इसके हेनो से क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों एकाग्रता में कमी आएगा। दोस्तों क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम में भी एकाग्रता, कॉन्स्ट्रेंट में कमी आएगा, भूलने की आदत बढ़ने जाता है। मतलब सीधा दोस्तों ये समझिए कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में दोस्तों क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। उसी को हम लोग क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम कहते हैं। तो दोस्तों ब्रेन में ही हम लोग क्या करते हैं? मेमोरी होता है, स्मृति होता है, वहीं पर आदत हम लोग क्या करते हैं? हैबिट वहाँ पर डालते हैं। तो वही कहता है भूलने की आदत बढ़ते जाएगा, निर्णय लेने में कठिनाई होगा। दोस्तों जब आपके दिमाग में प्रॉब्लम होगा ब्रेन में, तो दोस्तों क्या होगा? निर्णय नहीं ले पाएंगे कोई चीज़ का, चिड़चिड़ापन रहेगा, सोने की आदतों में परिवर्तन होने लगेगा, समस्याओं का हल नहीं कर पाइएगा। तो ये होता है क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम में। कुछ और है भावहीन बने रहना, मतलब भावपूर्ण नहीं होना, शरीर के बाहरी अंगों में ऐंठन और कठोरता आना, प्रभावहीन रोना या हंसना। दोस्तों मतलब क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम का लक्षण या सिम्टम होता है कि एकाग्रता में कमी आएगा, कॉन्स्ट्रेंट किसी चीज़ पे नहीं रह पाइएगा, भूलने की आदत बढ़ते जाएगा, निर्णय लेने में प्रॉब्लम होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, सोने की आदत में परिवर्तन हो जाएगा, समस्या का हल नहीं कर पाएंगे, भावहीन हो जाएंगे, शरीर के बाहरी अंगों में क्या होगा? ऐंठन होगा, कठोरता होगा, भावहीन जैसे रोना या हंसना बिना काम के। ये दोस्तों क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम में होता है। मतलब ब्रेन में दोस्तों डिस्टर्ब आना, यही क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम है। और मन में डिस्टर्ब आना एक अलग चीज़ है, ब्रेन में डिस्टर्ब आना अलग चीज़ है, जिसका हम लोग दोनों देख लिए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मेनिया और डिप्रेशन। दोस्तों मेनिया और डिप्रेशन में क्या अंतर है, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। साथियों मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है। और मूड डिसऑर्डर क्या होता है, हम लोग अभी ऊपर देखे हैं कि मूड डिसऑर्डर जो है दोस्तों वो होता क्या है। मूड डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति भावनात्मक उत्तेजना, बढ़ी हुई शारीरिक क्रिया, उल्लासित मन, विचारों की उड़ान आदि लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों जो मेनिया होता है वो एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, मतलब मन का विकार है, जिसमें व्यक्ति भावनात्मक उत्तेजना हो जाएगा, बढ़ी हुई शारीरिक क्रिया हो जाएगा, उल्लासित मन हो जाएगा उसका, विचारों की उड़ान और आदि लक्षण पाए जाते हैं मेनिया में। तो आप लोग देख लिए
डिप्रेशन है दोस्तों, डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में कि अवसाद एक मूड डिसऑर्डर है। दोस्तों डिप्रेशन भी क्या है, एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, जो कि हम लोग लक्षण में सिम्टम में देखे हैं मूड डिसऑर्डर के, कि डिप्रेशन भी एक क्या है, मूड डिसऑर्डर ही है, जिसमें निराशा, असहाय, आत्मविश्वास की कमी और निराशा में भाव रोगी में पाए जाते हैं। व्यक्ति स्वयं से और अपने वातावरण से व्यतीत रहता है। दोस्तों डिप्रेशन में होता क्या है कि यह एक क्या है, अवसाद जो है एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को निराशा, असहाय महसूस करता है, आत्मविश्वास में कमी आता है और निराशा का भाव उत्पन्न होता है रोगियों में। और वैसे स्थिति में व्यक्ति स्वयं से और वातावरण से क्या होता है, व्यथित मतलब व्याकुल हो जाता है और अंत में वो क्या करता है, आत्महत्या करने का कोशिश करता है या कुछ गलत करने का कोशिश करता है डिप्रेशन में रहने से। डिप्रेशन में रहने से क्या होता है, निराशा होगा, असहाय होगा, आत्मविश्वास में कमी आएगा। जबकि मेनिया क्या है दोस्तों, मेनिया एक प्रकार का उल्लास है, मेनिया एक प्रकार का आपके शारीरिक रूप से बढ़ा हुआ उल्लास है, आप उसमें हर्ष महसूस करेंगे, आपका जो दोस्तों भावना है वो ऊंचा होगा, विश्वास ऊंचा होता है और वो भी एक मूड डिसऑर्डर ही है। लेकिन डिप्रेशन भी एक मूड डिसऑर्डर ही है, लेकिन यहाँ पे जो होता है ये विश्वास में कमी आएगा, असहाय महसूस करेंगे और दोस्तों निराशा महसूस होगा और आप वातावरण से और खुद से क्या होगा, आप तालमेल बैठा नहीं पाएंगे, व्यथित हो जाएंगे, मतलब व्याकुल होकर अंत में आप गलत निर्णय लेते हैं। वही होता है डिप्रेशन और मेनिया। यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में साइकेट्रिक नर्स की भूमिका लिखिए। मतलब दोस्तों जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य जो योजना है दोस्तों, कार्यक्रम है, उसमें साइकेट्रिक नर्स का क्या भूमिका हो सकता है कार्यक्रम में, तो चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों पहले जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसको क्या हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों राष्ट्रीय तौर पे, राष्ट्रीय स्तर पे सरकार के द्वारा समुदाय में, समाज में जो कार्यक्रम चलाया जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मानसिक रूप से ग्रसित हो, जो परिवार में मानसिक रूप से कोई ऐसे व्यक्ति ग्रसित हो जिनको दोस्तों एक कार्यक्रम चलाकर उन्हें उनके अंदर जो है दोस्तों सांत्वना दिया जाता है, या दोस्तों गाँव समाज में या समुदाय में नर्स के द्वारा क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है मानसिक स्वास्थ्य में, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे मानसिक स्वास्थ्य से बचना है, क्या करें कि मानसिक स्वास्थ्य से बचकर रह सकते हैं। तो ये सब होता है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में, जो नर्स के द्वारा कार्यक्रम में बताया जाता है। अब उसी में दोस्तों नर्स का क्या भूमिका है तो उसको हम लोग देखेंगे। भूमिका मतलब कार्य क्या है, ये चीज़ों को। तो दोस्तों ये जो भूमिका है निम्नलिखित है। पहला है समुदाय में मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्ति के समान व असमान व्यवहार की समझ। मतलब जो साइकेट्रिक नर्स है दोस्तों, उनको समुदाय में एक कार्यक्रम में इनको यही भागीदारी है कि वो समुदाय में जाकर क्या करेगा, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है या दोस्तों जो अस्वस्थ व्यक्ति है उनके समान और असमान व्यवहार, मतलब स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा और अस्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उनको समझ ये दोस्तों जो है ये समझना, ये इनका काम है, किनका, साइकेट्रिक नर्स का। दूसरा है समुदाय में मानसिक रोगियों से पीड़ित व्यक्तियों को रेफर करना। दोस्तों समुदाय में जब कार्यक्रम चलेगा तो वहाँ पे पहचान किया जाएगा कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्तियों को रेफर किया जाएगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तीसरा है साइकेट्रिक आपातकाल में प्राथमिक उपचार प्रदान करना। दोस्तों जो साइकेट्रिक आपातकाल होता है वहाँ पे फर्स्ट एड उपचार करना, ये नर्स का काम होता है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में कि इसको भी किया जाए। चौथा है मानसिक रोगों से संबंधित कार्यक्रमों में सहायता करना। दोस्तों मानसिक रोगों में मतलब जो मानसिक रूप से ग्रसित लोग हैं वैसे लोगों में एक कार्यक्रम में सहायता करना। उसके बाद है रोगी व उसके परिवार के सदस्यों को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों मतलब मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब होता है कि हमारे मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहे, कैसे क्या करना चाहिए कि मन आपका और मानसिक रूप से स्वस्थ रहिएगा, उसके प्रति लोगों में और रोगी में या उसके परिवार को इसके बारे में शिक्षा प्रदान करना। छठा है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में ट्रेनिंग देना। अधीनस्थ के मतलब होता है उसके अंदर। तो दोस्तों जो भी नर्स है साइकेट्रिक नर्स, उसके अंदर जो भी कर्मचारी है काम कर रहा, उनको ये ट्रेनिंग देना कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में कैसे किया जाए, इसको ट्रेनिंग देना उनका काम होता है। सातवां है अपने अधीनस्थ दोस्तों जो भी कर्मचारी है स्वास्थ्य के गतिविधियों और निरीक्षण व सुपरविजन करना। दोस्तों ये ट्रेनिंग देना कि अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारियों है दोस्तों उनका निरीक्षण करना, उनका गतिविधियों को जानना, ये सुपरविजन करना, सर्वेक्षण करना, ये साइकेट्रिक नर्स का काम है, रोल है।
8वां है मानसिक रोगियों के दी जाने वाली थेरेपी में भाग लेना। दोस्तों ये मानसिक साइकेट्रिक नर्स का काम है कि जो भी मानसिक रोग से ग्रसित रोग है उनको थेरेपी दिया जा रहा है उसमें भाग लेना इनका कार्य होता है। 9वां है NMHP मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से संबंधित गतिविधियों में मेडिकल ऑफिसर से सहायता प्रदान करना। दोस्तों ये जो भी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है इससे संबंधित जो भी गतिविधि है उसमें दोस्तों मेडिकल ऑफिसर को सहायता प्रदान करना ये साइकेट्रिक नर्स का काम होता है। 10वां है मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना। दोस्तों जो मानसिक रूप से ग्रस्त रोगी है व्यक्ति है उनके लिए अलग से पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना ये साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग का दोस्तों कार्य होता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए ये 10 कार्य। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए मादक द्रव्यों को विथड्रॉल मतलब छोड़ने पर लक्षणों के बारे में लिखिए। दोस्तों मतलब कोई ऐसे सब्सटेंस है एब्यूज सब्सटेंस है जहरीले पदार्थ है नशीला पदार्थ है जिसको छोड़ने पर जिसको विथड्रॉल करने पर उसके बाद क्या परिवर्तन आता है क्या लक्षण दिखते हैं वो दोस्तों लिखना है। अगर मतलब दोस्तों कोई व्यक्ति है जो नशीला पदार्थ का सेवन करता है मतलब मादक पदार्थों का सेवन करता है और दोस्तों वो छोड़ दिया तो उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देगा उसके बारे में हमको लिखना है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो नशा छोड़ दिया है उसमें क्या दिखाई देगा प्रथम जब छोड़ेगा उसके कुछ दिन तक क्या दिखाई देगा उसके अंदर लक्षण कि वो थकान महसूस करेगा मतलब फैटिग्यू होगा चिड़चिड़ापन महसूस करेगा इरिटेबिलिटी महसूस करेगा मांसपेशी में दर्द होगा उसको जी में चलना होगा नौसिया जिसको कहते हैं हम लोग उसके अंदर बेचैनी होगा अस्थिरता होगा और नींद ना आने की समस्या होगा। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी चीज़ के आदी हो जाएंगे तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम होता है और दोस्तों उसमें जब प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है ये सारे चीज़ें आएगा। तो ही कहता है कि मादक पदार्थों मादक द्रव्यों को जब छोड़ा जाता है तो उसमें व्यक्ति में कैसे लक्षण महसूस होते हैं तो थकान होगा उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा मांसपेशी में दर्द होगा जी मचलेगा बेचैनी होगा अस्थिरता रहेगा उसके अंदर नींद आने की समस्या हो जाएगा। तो एक कुछ दिनों तक लक्षण दिखाई देते हैं जब अचानक से कोई नशा को छोड़ा जाता है कोई मादक पदार्थों को छोड़ा जाता है। तो ये सब है। उसके बाद हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मेंटल हेल्थ टीम में दोस्तों कौन कौन से मौजूद होते हैं। आपको लिखना है कि आप बताइए कि मेंटल हेल्थ टीम में कौन कौन से होते हैं कौन कौन से चीज़ें शामिल किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों मानसिक रोगियों के उपचार के लिए हेल्थ टीम मिलकर कार्य करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों मानसिक रोगियों को जो उपचार किया जाता है उसमें कुछ टीम शामिल होता है जिसको उपचार करने के लिए मतलब मानसिक रोगियों को उपचार करने के लिए दोस्तों जो भी टीम शामिल होता है मिलकर कार्य करता है उसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं। कौन से शामिल होते हैं दोस्तों साइकेट्रिस्ट शामिल होते हैं मतलब जो चिकित्सा होता है दोस्तों मनोविज्ञान का मानसिक बीमारी का जो चिकित्सक होंगे डॉक्टर होंगे उसको हम लोग साइकेट्रिस्ट कहते हैं। तो ये शामिल होंगे। साइकेट्रिक नर्स शामिल होती है दोस्तों डॉक्टर के साथ में नर्स होगा तो उसको हम लोग साइकेट्रिक नर्स बोलेंगे तो वो शामिल होगी इस टीम में। रजिस्टर्ड नर्स मतलब जो नर्स रजिस्टर्ड करेगी वो नर्स शामिल होगी यहाँ पे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मतलब क्लिनिकल मतलब साफ सफाई जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है दोस्तों वो शामिल होगा इसमें। ECT टेक्नीशियन शामिल होगा। मान गए कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको ECT का दोस्तों ज़रूरी होगा तो उसके लिए टेक्नीशियन होता है तो वो टेक्नीशियन शामिल होगा इस टीम में। एक्यूपेशनल थेरेपी दोस्तों जो एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है वो शामिल होगा और दोस्तों डाइवर्जन थेरेपिस्ट दोस्तों इसमें शामिल होता है। तो दोस्तों इतना चीज़ें मिलकर मेंटल हेल्थ टीम बनता है जो मानसिक रूप से ग्रसित रोगियों के उपचार के लिए कार्य करते हैं। तो दोस्तों एक टीम में कौन कौन होता है साइकेट्रिस्ट होता है साइकेट्रिस्ट नर्स होता है रजिस्टर्ड नर्स होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ECT टेक्नीशियन होता है एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है डाइवर्जनल थेरेपिस्ट होगा। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन और है जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिलीरियम और डिमेनेशिया होता क्या है। दोस्तों डिमेनेशिया को हम लोग बोलते हैं मनोभ्रंश और डिलीरियम को बोलते हैं सन्निपात। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं डिलीरियम और मनोभ्रंश में क्या अंतर है या ये दोनों होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं। साथियों डिलीरियम मतलब होता है सन्निपात।
यह एक तीव्र कायिक मानसिक विकार है। दोस्तों ये जो है सन्निपात है, डेलीरियम है, यह एक तीव्र कायिक मानसिक विकार है। मतलब सीधा समझिए कि सन्निपात भी एक मानसिक विकार है जो तीव्र गति से होता है, जिसके कारण चेतना में गड़बड़ी मतलब कॉन्शियस में गड़बड़ी होगा, अवबोधन में परिवर्तन आ जाता है। मतलब किसी को आप बोध नहीं कर पाएंगे। बोध नहीं कर पाना मतलब किसी को आप लोग सही से पहचान नहीं पाएंगे। यह ऑर्गेनिक मानसिक संलक्षणों में बहुत आम पाया जाता है। इसे सन्निपात या अस्थायी मानसिक गड़बड़ी डेलीरियम भी कहते हैं। दोस्तों ये जो होता है ऑर्गेनिक मानसिक लक्षणों में बहुत आम बात है कि ये पाया जाता है, और ये जो दोस्तों इसे हम लोग सन्निपात या अस्थायी मानसिक गड़बड़ी कहते हैं। दोस्तों सीधा तौर पे समझिए कि सन्निपात डेलीरियम को हम लोग अस्थायी मानसिक गड़बड़ी भी कहते हैं, जहाँ पे क्या होगा तीव्र गति से आएगा मानसिक विकार के रूप में, और ये है चेतना में दोस्तों क्या करेगा, जिसका कारण होगा कि आपके कॉन्शियस में दोस्तों प्रॉब्लम होगा, कॉन्शियस खो देंगे, और इसमें दोस्तों गड़बड़ी होता है। अवबोधन मतलब किसी को बोध नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, और यह दोस्तों क्या है ऑर्गेनिक प्रकार का मानसिक संलक्षणों में आम बात होता है। मतलब यह जो है दोस्तों ये जो सन्निपात है ये ऑर्गेनिक संलक्षणों में बहुत आम बात होता है पाया जाना, तो यही डेलीरियम होता है। मनोभ्रंश डेमनीशिया होता क्या है, यह एक उपार्जित मनोविज्ञान है। दोस्तों क्या है, यह एक उपार्जित मनोविज्ञान है, जबकि सन्निपात डेलीरियम क्या है कायिक मनोविकार है, और ये उपार्जित मनोविज्ञान है, जिससे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, स्मृति, ध्यान, भाषा आदि प्रभावित होता है। दोस्तों मनोभ्रंश के मतलब होता है कि मन में भ्रम उत्पन्न होना। अब भ्रम मन में उत्पन्न होगा तो समझते ही हैं कि बुद्धि खराब होगा, व्यक्तित्व प्रभावित हो जाएगा, स्मृति मतलब मेमोरी आपका प्रभावित हो जाएगा, ध्यान केंद्रित जो करते हैं उसमें प्रभावित हो जाएगा, आपका जो लैंग्वेज है बोलना कुछ बोलेंगे कुछ, मन में भ्रम रहेगा दोस्तों तो बोलेंगे कुछ बोला जाएगा कुछ, भाषा में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये सारे चीज़ें प्रॉब्लम होगा। और ये क्या है उपार्जित, जिसको आप लोग क्या है उपार्जित किए हैं कहीं ना कहीं से। मनोभ्रंश के कारण बौद्धिक क्षमताओं का लोप हो जाता है। वही चीज़ है दोस्तों बौद्धिक में ही सारा चीज़ आ जाता है, भाषा का, स्मृति का, ध्यान का, बुद्धि का, सभी बौद्धिक क्षमता में ही आता है। तो ही कहता है कि मनोभ्रंश के कारण बौद्धिक क्षमताओं में लोप हो जाता है, मतलब विलुप्त हो जाता है, जिससे व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों में बाधा आती है। दोस्तों अगर आपका मन में भ्रम रहेगा, मनोभ्रंश में आपका व्यावसायिक और सामाजिक कार्य क्या होगा प्रभावित हो जाएगा, बाधा आने लगेगा। तो हम लोग क्या समझ गए कि डेलीरियम एक कायिक तीव्र मानसिक स्थिति है, जिसमें दोस्तों किसी भी चीज़ में जिसका कारण होता है कि आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, और ये दोस्तों होता है अवबोधन नहीं कर पाएंगे, किसी को आप लोग बोध नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे, और ये दोस्तों होता है अस्थायी होता है, और यह दोस्तों है ऑर्गेनिक प्रकार के मानसिक संलक्षणों में दिखाई देना आम बात होता है डेलीरियम का। जबकि जो मनोभ्रंश है डेमनीशिया है, यह क्या है एक उपार्जित है, मतलब उपार्जित मनोविकार है, कहीं से न कहीं से आप इसको अर्जित किए हैं, जिससे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, भाषा, व्यक्तित्व, स्मृति, ध्यान ये सब प्रभावित होता है, और प्रभावित होने के साथ ही दोस्तों आपके बौद्धिक क्षमताओं का लोप हो जाता है, और ये जो दोस्तों लोप होने के कारण आप व्यावसायिक या सामाजिक स्तर पर कार्यों में बाधा आने लगता है, वही होता है डेमनीशिया मतलब मनोभ्रंश। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिया डेलीरियम और डेमनीशिया मतलब मनोसन्निपात और मनोभ्रंश। तो दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हम लाए हैं। बाकी दोस्तों मिलेंगे कल अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक दोस्तों आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए और शेयर कीजिए। सेकेंड ईयर वाले दोस्तों आपके पास 3 महीना समय है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से बहुत कुछ पढ़ना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। जिनको दोस्तों PDF लेना हो आप लोग PDF ले सकते हैं, इसके लिए कुछ चार्ज रहा गया है। सभी वीडियो को डेली PDF मिल जाएगा, तो आप लोग पढ़िएगा PDF से और वीडियो भी देख कर समझिएगा, तो आप लोगों को परमानेंट याद रहेगा एग्जाम तक सभी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार साथियों, धन्यवाद।